नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स की शुरुआत करते हैं और इस पूरे कोर्स में आपके लिए वो सारा फैक्चुअल डाटा बताया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटी से और पॉलिटी के अंदर भी ये जानेंगे कि संविधान है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मांग हुई थी, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो मांग हुई थी, वो जो मांग थी वो एम.एन. रॉय के द्वारा शुरू की गई थी जो 1934 में की थी और उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये मांग उठाई कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, एक ऐसी असेंबली जो हमारे लिए संविधान बना के देगी। लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। जब 1940 आया तो वहां अगस्त ऑफर आया था। जब आप हिस्ट्री में इसको पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि अगस्त ऑफर क्या था। तो वहां यह बात मान लेगी कि आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी और उस असेंबली का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया कि कब तक आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो बना दी जाएगी। लेकिन जब 1942 आया क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन में यह बता दिया गया कि आपके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई जाएगी और इसी को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कोई डेट फिक्स नहीं थी। अब दूसरा वर्ल्ड वॉर है तो कब तक चलेगा वो पता नहीं था, तो इसी वजह से इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। और फाइनली जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, वह हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनकर तैयार हो गई और वो पहली बार ऐसा था कि इंडिया के लिए संविधान बनने जा रहा है। और उसकी जो पहली असेंबली थी वो 9 दिसंबर को आई, 9 दिसंबर 1946। इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में 2 आदमी नहीं थे, एक महात्मा गांधी जी और एक मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की तरफ से माने गए थे। इन दोनों आदमियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को अटेंड नहीं किया और सबसे पहले 11 दिसंबर को सबसे बड़े जो आदमी थे, एक टेम्पररी तौर पर उस सभा का प्रेसिडेंट बनाया गया। उस सभा का जो प्रेसिडेंट बनाया था वो सचिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन एक परमानेंट असेंबली का सभापति चाहिए था और उस सभापति में जो परमानेंट जो आदमी थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अब राजेंद्र प्रसाद भी बन गए, लेकिन ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब 13 दिसंबर को जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए और उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में यह बताया गया कि हमारा जो संविधान है वो कैसे होगा, जो आज के दिन जिसे हम प्रेम्बल के नाम से जानते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। अब हमारे पास एक आइडिया था कि कैसे हम संविधान बनाएंगे और 22 जुलाई 1947 को ही 22 जुलाई 1947 इस दिन हमने जो हमारा तिरंगा था उसको भी अडॉप्ट कर लिया कि ऐसा हमारा तिरंगा होगा। उसके बाद डेट आई 26 नवंबर की 1949, वहां आकर हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन कुछ जो पोर्शन था वो लागू हो चुका था, जैसे कुछ फंडामेंटल राइट्स थे, सिटीजनशिप्स के एक्ट थे और जो दूसरे प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल्स थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल थे, वो सारे आर्टिकल्स हैं जो पास हो चुके थे। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो प्रॉपर तरीके से लागू हो गया और उसके लागू होने के बाद हम एक रिपब्लिक स्टेट बन गए। रिपब्लिक स्टेट का मतलब होता है जिसका जो हेड है, जैसे प्रेसिडेंट हमारा हेड होता है, वो एक इलेक्टेड हेड होगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि हम प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली हमने वोट डाला है क्योंकि जो आज के दिन एमपी बने हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं।
जो एमएलए हैं वो भी वोट डालते हैं। तो मान लिया गया कि इनडायरेक्टली हमने भी वोट डाला है। ये जो पूरी प्रारूप मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे जो मांग शुरू हुई और ऐसे ऐसे आज के दिन जो हमारे पास संविधान है उसको बनाया गया। लेकिन उस पूरे संविधान बनाने के पीछे एक पूरी हिस्ट्री आपको मैं बताता हूं, और वो जो हिस्ट्री है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1973 से शुरू होती है। जब पहली बार जो वार्न हास्टिंग थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो अब जो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे इन दोनों से ऊपर आ चुके थे। मतलब जो बंगाल का जो गवर्नर था उसका ओहदा अब ऊपर आ चुका था। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो वहां से जड़ें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो जमना शुरू हो गई थी। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1964 के अंदर, उसके बाद उनकी जड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। और 1965 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया, और जिससे जो उस दिन के अंग्रेज थे वो राजी नहीं थे। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 उसके साथ सीनियर मोस्ट जज होंगे। और जो चीफ जस्टिस था सर एलिजा एम्पे, इसका नाम हुआ करता था। लेकिन ये जो पूरा प्रारूप बनाया है उसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात थी, काउंसिल ऑफ डायरेक्टर। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको सहायता करेगा। आज जो मान सकते हैं हम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारी कैबिनेट है, जो प्रेसिडेंट, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनकी हेल्प करती है, उसी प्रकार काउंसिल ऑफ डायरेक्टर हुआ करती थी। और इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारन हास्टिंग, उसकी सहायता करते थे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1954 में। कुछ खास बदलाव नहीं किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें ही कुछ थोड़े थोड़े चेंज करके आगे उसकी शुरुआत कर दी गई। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में एक छोटा सा बदलाव लाया गया, और जो बदलाव था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 2 अलग बॉडी बना दी गई। और एक जो बॉडी थी जो काम करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स में, और एक काम करेगी वहां के मिलिट्री अफेयर्स में। मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर दोनों अलग अलग कर दिए गए। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए अलग से लॉ बनाया गया, और जिसमें जो कमांडर इन चीफ की जो पावर थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो जाने जाते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट के कारण। परमानेंट लैंड सेटलमेंट क्या था? एक टाइप का लैंड रिवेन्यू था जो लोगों से लिया जाता था, और इस सिस्टम में लगभग हमारा 50% एरिया पूरे इंडिया का वो कवर होता था। और इसमें एक सिस्टम ये था कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट में आपको मैं बता दूं कि 89% और 11% का मतलब जो वहां के लैंड लॉर्ड्स थे उनका था, और 89 था जो वहां की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। एक पूरा सिस्टम बनाया कि लैंड रिवेन्यू ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिसके बाद जो इंडियन एग्रीकल्चर थी उसकी कमर टूट गई थी। अब उसके बाद चार्टर एक्ट लाया गया। अब तक जो हमने पढ़ा था वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पढ़ा था कि ऐसे ऐसे हम रेगुलेट करेंगे। लेकिन चार्टर एक्ट 1793 के बाद जो पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, अब पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ चलने पड़ी, और उसके बाद 20 साल के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लागू कर दिया गया कि इस एक्ट के तहत पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ था। और 20 साल के बाद एक नया चार्टर एक्ट लाया गया, जिस एक्ट का नाम था 1813। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली तोड़ दी गई, और उसकी मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ 2 जगह रहती थी। एक तो टी
जो हमारी चाय पत्ती है उसके लिए, और एक ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करने के लिए। मतलब इन दो जगह ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी। वहां के बाद मतलब यहां के बाद ओपन कंपटीशन कर दिया गया सबके लिए। अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर व्यापार कर सकता था। अब जो 1830 का जो एक्ट है, इस एक्ट के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर देखना शुरू कर दिया, और मोनोपोली थी वो लगभग एंड की तरफ जा चुकी थी। अब क्योंकि काम बढ़ गया है, पॉलिटिकली आप उसको काम करवा रहे हो, तो जो बिजनेस टाइप जो चीजें थी वो उसकी रोक दी गई। अब उसके बाद आया सबसे बड़ा एक्ट। लेकिन 1830 का जो एक्ट था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिए जाने लगे। और 1830 में 1 लाख रुपए आप समझ सकते हो कि उस टाइम में कितने ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में एजुकेशन लेवल इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। और आपने इसी टाइम के दौरान एक नाम सुना होगा, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। उन्होंने उनकी सहायता से ही, मतलब उनकी सहायता से ही जो सती सिस्टम था हमारे 1827 में वो हट गया था। अब बात करेंगे 1833 की। और 1833 की जब हम बात करते हैं तो वह कंप्लीट जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी वो हो चुकी थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर थे। उसकी मोनोपोली कंप्लीट तोड़ दी गई। मतलब चाय पत्ती में भी तोड़ दी, और जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड था उसमें भी तोड़ दी। अब जो मोनोपोली थी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स में थी। मतलब यही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है काम कर सकती है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हमने बनाया था वो तोड़कर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हास्टिंग थे। अब आपने चेंज देखा कि कैसे पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे पावर एक तरह से जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो एक नई बात, लॉ कमीशन लाया गया, इंडियन लॉ कमीशन, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक नया लॉ कमीशन लाया गया। अब सेंट्रलाइजेशन पावर हो चुका है। अब जितनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी लोग परेशान होंगे, और उस परेशानी से बचने के लिए 1853 में एक नया एक्ट लाया गया। और इस नए एक्ट को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत कुछ लेजिस्लेटिव चेंज किए गए। और जो लेजिस्लेटिव चेंज किए गए थे तो उसकी वजह से ही इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, क्योंकि यहां से पार्लियामेंट सिस्टम बनने की शुरुआत हो चुकी थी। और यही 1853 में लॉर्ड डलहौजी वाइसराय ऑफ इंडिया हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। और इन्हीं के काल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया था। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था ये था कि जिस किसी राज्य में राजा के आगे कोई वंशज नहीं होगा, कोई बेटा नहीं होगा, तो उसको उसका राज्य नहीं दिया जाएगा। वो पूरा राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ट्रांसफर हो जाएगा। इतनी सारी बातें होने के बाद जो 1857 की जो लड़ाई थी वो शुरू हुई। उसमें ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। 1857 की लड़ाई हुई, और जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। उस पूरे 1857 के बाद एक नया लॉ लेकर आया गया, जिसको आप गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहते हो, 1858। इस गुड गवर्नेंस एक्ट में जो ऐड हुई चीजें वो था आर्मी का रीअरेंजमेंट। और ये पूरा एक्ट इलाहाबाद, जो आज के दिन जो प्रयागराज है,
वहां पर पढ़ा गया था। और 1859 गुड गवर्नेंस में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसको अब बदलकर वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया था। वायसराय ऑफ इंडिया बदल दिया गया। और एक जो मैंने आपको पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज पढ़ाई थी आज ही के दिन, उसमें बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों का नाम बदल दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जगह अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ला दिया गया। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर की एक काउंसिल होगी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा हेड की जाएगी। अब जो भी ये बिल और लॉ पास करेंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास होगा और वो फिर जाकर इंडिया में लागू होगा। अब जो पावर थी वो ट्रांसफर हो चुकी थी। अब जो पावर थी वो जो ब्रिटिश क्राउन था उसके अंडर आ चुकी थी। उसके बाद एक नया लॉ लेकर आया गया जिस लॉ का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और इस काउंसिल ऑफ एक्ट में 3 इंडियंस को जगह मिली कानून बनाने में, जिसका पहला नाम सर दिनकर राव था, फिर राजा ऑफ बनारस थे और एक महाराजा ऑफ पटियाला थे। इन तीनों आदमियों को जगह मिली लेजिस्लेटिव कानून बनाने में। और यही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी वायसराय को, यहीं से मिलना शुरू हुई थी इस एक्ट के बाद ही। और यहीं से जो बजट था उसकी बात शुरू हो चुकी थी, ऐसा ऐसा कोई सिस्टम हम बना सकते हैं। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लाया गया और इस कानून में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ वो थोड़ा सा लेजिस्लेटिव चेंज हुआ था। जो चेंज हुआ वो लेजिस्लेटिव चेंज इसलिए मैंने आपको बोला कि यहां जो बजट जो वहां बनने की तैयार हुई थी, बात हुई थी, तो वो अब बन चुका था और इस पर डिस्कस होना शुरू हो चुका था। लेकिन डिस्कस भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, और वहां सिर्फ डिस्कस होगा, कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ बताया जाएगा कि हमने ये बजट लाए हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी कहते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और इस एक्ट के बाद मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट लाएगी। मुस्लिम के लिए जो जगह थी इलेक्शन करवाने की वो अलग बना दी। और इसी एक्ट में जो मेंबर थे वो बढ़ाकर 60 कर दिए गए। 16 आदमी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करते थे, तो उसमें अब 60 कर दिए गए। पहली बार इंडियंस को जगह मिली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जो आज के दिन जो एग्जीक्यूटिव काम करती है उसमें पहली बार इंडियंस को जगह मिली थी 1909 में, जिसके जो मेंबर थे वो थे एसपी सिन्हा। ये सारे चेंज हुए जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। जो मैंने आपको सेपरेट इलेक्टोरेट बताया, मुस्लिम के लिए अलग जगह बनी, उसमें जिसका नाम आता है लॉर्ड मिंटो, जो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। उसके बाद एक नया एक्ट लाया गया और उस नए एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और इसके बाद एक डायरकी सिस्टम लाया गया। डायरकी सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके लिए कुछ नए नए अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए गए। बाइकैमलिज्म अनाउंस हो गया। इंडिया में जो सिविल सर्विस के लिए जो बातें चल रही थी उस पर काम शुरू हो चुका था। ये जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बताई। उसके बाद नया साइमन कमीशन लाया गया और साइमन कमीशन आप लोगों को पता है कि उसमें 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ। और इसका बहिष्कार होने के पीछे जो कारण था वो ये था कि अंग्रेज ही हमारे कानून क्या रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, वो तो बाहर रहते हैं।
उन्हें हमारी सोसाइटी के बारे में क्या जानकारी है, जिसकी वजह से जो साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार में जो लाला लाजपत राय थे उसके ऊपर लाठी चार्ज हुआ। लाला लाजपत राय जी के उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट पूरे इंडिया में आया, जिसमें जो लीड करने वाले थे वो थे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। ये कुछ मेंबर्स थे जो उस पूरे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को लीड कर रहे थे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में इंडियंस के द्वारा अपना संविधान बनाने के लिए एक चैलेंज था जो लॉर्ड बर्कनसन ने दिया था, उसको एक्सेप्ट करके जो मोतीलाल नेहरू थे उनके बेसिस पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई तो उसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग नहीं थी, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई थी। और जिसमें जो उन्हीं के लड़के जो जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और एक अलग मेंबर जिसका नाम सत्यमूर्ति, उन तीनों मेंबर ने उसका बहिष्कार किया कि डोमिनियन स्टेटस ही क्यों, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और उसके बाद जब 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ वहां से मांग हुई कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कर देंगे, सीडीएम कर देंगे, हम पूरे जो अंग्रेजी शासन है उसका बहिष्कार करेंगे। और उसी के बेसिस पर जो 26 जनवरी थी 1930 रावी नदी के ऊपर तिरंगा फहराया गया। और उस तिरंगा फहराने में दो इंपोर्टेंट मेंबर थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1931 का कराची सेशन आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि यहां जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन पर आ चुकी थी। और यहां पर फंडामेंटल राइट, इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसे ऐसे जो चैप्टर्स थे उनकी मांग एक अलग लेवल पर दिखी। इनके बाद आपको पता है कि 1934 जब एमएन रॉय ने यह बोल दिया कि हमें पूर्ण स्वराज तो चाहिए लेकिन उसके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए, हमारी खुद की असेंबली होनी चाहिए जहां हम अपने देश के लिए कानून बना सके, संविधान बना सके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने के पीछे बहुत बड़े हाथ थे। जो 1935 में एक्ट आया उससे पहले 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पूना पैक्ट हुआ, इरविन और गांधी ये पैक्ट हुआ। इनके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। जब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ भी नहीं चली थी। उसमें जो मेन रोल था वो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो अंग्रेजी कानून था वो इंडिया पर थोप दिया गया। जो 1935 का जो एक्ट था उसकी झलक हमारे आज के संविधान में दिखती है। वहां फेडरल सिस्टम लाया गया, आरबीआई को बनाया गया और जो आज का सिस्टम है, गवर्नर है जैसे स्टेट के अंदर, वो जितने भी पॉइंट्स थे वो 1935 के एक्ट में हमें दिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लाया गया और इस एक्ट में 1947 में इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन इसमें इंडिया और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था पहले, डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियंस ऑफ इंडिया। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? आप अपना संविधान बनाइए, जब तक आप अपना संविधान नहीं बनाओगे तब तक आप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके कानून के अंडर काम करोगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। ये सारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है मैंने आपको एक फास्ट वे में बताई। चाहूं तो मैं आपको इसको और लंबा खींच सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है,
जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता वो आपके लिए लेकर आया। इसके बाद हम कैसे संविधान बना, कैसे प्रियम्बल बना और कैसे जो आज के दिन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज वो बनकर तैयार हुई, उसके ऊपर बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर। और हमें बताइए ये जो सीरीज आज हमने चलाई है ये आपको कैसी लगी, और इसके अलावा आपको किस नए चैप्टर की सीरीज आपको चाहिए वो भी आपके लिए शुरू कर दी जाएगी। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।